हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस और उसका पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है। एटॉमिक रेडियस किसी एटम का डिफाइन करना बहुत इजी नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में होते हैं वहां से अप टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्टेंस है। लेकिन न्यूक्लियस से अप टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टेंस को मेजर करना कठिन है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन तो जानते ही नहीं है कहां तक होगा। इलेक्ट्रॉन का कोई शार्प बाउंड्री एटम में कहां तक होगा इलेक्ट्रॉन, यह डिफाइंड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस जब आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है तो एटॉमिक रेडियस आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल हेल्प के द्वारा हम लोग एटम के रेडियस को तय करते हैं, उसके रेडियस को डिफाइन करते हैं या फिक्स करते हैं। और इसे तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक रेडियस कहलाता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा कहलाता है मेटेलिक रेडियस और तीसरा कहलाता है वैन डेर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसी एटम की रेडियस को तब बोलते हैं जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई, जो दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसके न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ कट निकाल देते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है और उनका ये न्यूक्लियस है और इसका डिस्टेंस डी है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सरे जो है ये न्यूक्लियस से जब कोलाइड करते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आता है। उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पर हम लोग इनके डिस्टेंस को फिक्स करते हैं कि दो बॉन्डेड एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है उनकी न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कितना है। अब मान लीजिए कि ये डी डिस्टेंस दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई का है। इस डी डिस्टेंस का जब हम लोग हाफ कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी। आरसी का मतलब हो गया कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को मेजर करके हम हाफ निकाल देंगे उसका, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। ये सबसे छोटा रेडियस होता है। दूसरा है मेटेलिक रेडियस। मेटल क्रिस्टल में मेटल आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल क्रिस्टल में ये मेटल का न्यूक्लियस है और ये मेटल आयन है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयंस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो मेटल क्रिस्टल में मेटल आयन मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। इस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आपको दो मेटल आयन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। अब इस बॉन्डेड मेटल आयन का मेटल क्रिस्टल में जो पोजीशन है, इसमें इनकी न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है बाय पासिंग ऑफ एक्सरे। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर किया गया, मान लो डी। तो इस डी का हम लोग जब हाफ निकालेंगे तो यही कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। ये डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड मेटल आयन इन मेटल क्रिस्टल, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड मेटल आयन इन मेटल क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस। यह रेडियस कोवेलेंट रेडियस से लार्जर होता है। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है और मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से लार्जर होता है। तीसरे टाइप का रेडियस होता है और वह रेडियस है आपको वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस बोलते हैं हम लोग जब एटम एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होता है। जैसे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का जो एटम्स है वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जिस किसी भी एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, बट वो जब क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट हैं बट बॉन्डेड नहीं है,
इनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कितना है। ये दोनों एटम क्लोजेस्ट है लेकिन एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लिया गया, नन बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को मेजर किया गया और इसका हम लोग हाफ निकाल देंगे। तो इस हाफ वैल्यू को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वैन वाल। इसको हम लोग वैन वाल रेडियस बोलते हैं। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of the two closest non-bonded metal atoms. It is called what? It is called as van der Waal radius. It is the largest radius. van der Waal radius होता है वो largest होता है, ये सबसे बड़ा रेडियस होता है। ये याद रखना है बच्चों, van der Waal रेडियस सबसे लार्जर होता है। van der Waal रेडियस से स्मॉलर मेटेलिक रेडियस होते हैं और इससे स्मॉलर कोवेलेंट रेडियस होता है। इससे स्मॉलर कोवेलेंट रेडियस होता है, मतलब कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटे होते हैं और वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़े होते हैं। दोनों के बीच में मेटेलिक रेडियस आता है। बहुत बार ये सवाल पूछा है डिफरेंट कंपटीशंस में, नीट में भी पूछा है, आईआईटीज में भी पूछा है कि कौन सा रेडियस सबसे छोटा होता है, कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होता है, या इनका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का या डिक्रीजिंग ऑर्डर का। हम लोग इसको याद रखेंगे। अब रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन, आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन और एनायन, कैटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं जबकि एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैटायन प्रोड्यूस होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एनायन प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैटायन प्रोड्यूस हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मान लो n इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया तो ए पर इस एटम पे n पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रल एटम है उससे इस कैटायन का रेडियस हमेशा छोटा होता है। कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट पिछले वीडियो में दिया गया है, जेड माइनस सिग्मा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का नंबर एटम में घटेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्क्रीन बनेंगे वो घट जाएंगे और स्क्रीन जब कम हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद उसका अब खिंचाव न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेडियस उसके क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो एक कैटायन का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। जिस एटम से वो कैटायन बना है उस एटम के रेडियस के कंपैरिजन में उस कैटायन का रेडियस छोटा होगा। जबकि एनायन जब प्रोड्यूस होगा तो एनायन प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन के द्वारा। एनायन जब कोई एटम मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज होगा। तो एनायन जो प्रोड्यूस होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एनायन बना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। जेड माइनस सिग्मा ये बढ़ गया तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया तो सिग्मा का वैल्यू भी ज्यादा हो गया, और सिग्मा का वैल्यू ज्यादा हो गया तो जेड माइनस सिग्मा क्या हुआ, घट गया, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए घट जाएगा तो न्यूक्लियस अब
कम पुल करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन को, और जब न्यूक्लियस के टुवर्ड आउटर इलेक्ट्रॉन कम पुल्ड होगा तो रेडियस उसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एनायन के रेडियस क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। वही कैटायन का रेडियस क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में स्मॉलर होता है, छोटा होता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे। अब आइसो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा उसको हम लोग तय कैसे करते हैं, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, जब एटम और आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में है, प्रोटॉन का नंबर सब में अलग अलग है, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट हैं। तो हम लोग एटॉमिक नंबर जब सबके डिफरेंट हैं और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जब तय करेंगे, जैसे मान लो यहां पर दे दिया N3 माइनस, यहां दे दिया O2 माइनस, यहां दे दिया F माइनस। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 7 और 3 का सम कितना हो गया, 10। यहाँ पर 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 8 और 2 मिला के कितना हो गया, 10। यहाँ पर 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का और 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 9 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर सब में डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सब में डिफरेंट। यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा 7, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल 8, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 9। अब इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड न्यूक्लियस, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स है, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 9 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेगा टुवर्ड न्यूक्लियस, उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के टुवर्ड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जितना अट्रैक्शन है टुवर्ड न्यूक्लियस, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इससे भी कहीं ज्यादा यहाँ अट्रैक्शन होगा टुवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन के टुवर्ड जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा प्रोटॉन में, तो इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा, यानी कि प्रोटॉन के नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर जब बढ़ेंगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए आपको रेडियस क्या होगा, घटता जाएगा। जितना ज्यादा खिंचाव बढ़ेगा रेडियस क्या होगा, उतना छोटा होगा। तो फ्लोराइड का रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ऑक्साइड का रेडियस क्या होगा, उससे बड़ा होगा। और नाइट्राइड का जो रेडियस होगा वो सबसे बड़ा होगा इन तीनों में। इसी तरह से आप कैटायन और एनायन का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैटायन और एनायन लेंगे तो वहां भी इस तरह का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपको Na+ ले लिया, Mg2+ ले लिया, तो सोडियम आयन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। मैग्नीशियम में भी कितना होगा, 10। क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर -1, एटॉमिक नंबर -2, मैग्नीशियम के लिए -2 और सोडियम के लिए -1। तो आपको 11 - 1 10 हो गया, और यार 12 एटॉमिक नंबर होता है, 12 - 2 10 के इक्वल हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में कितने हैं, 12। तो सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, मैग्नीशियम आयन का। उससे लार्जर रेडियस किसका होगा, सोडियम आयन का। उससे लार्जर रेडियस किसका होगा, फ्लोराइड का। उससे लार्जर किसका होगा, ऑक्साइड का। उससे लार्जर किसका होगा, नाइट्राइड का। तो सबसे छोटा हम लोग किसको दिखाएंगे, मैग्नीशियम को दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम में प्रोटॉन का नंबर सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में बराबर ही है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में इक्वल है। बट न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस के टुवर्ड खिंचाव आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, और इसलिए रेडियस क्या होगा, उसका घटता जाएगा। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग इस तरह का ट्रेंड बताते हैं। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, और इस तरह के वीडियो वॉच करते रहने के लिए जो भी लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें।
ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक उपलब्ध हो पाएगा। थैंक यू सो मच।